नमस्कार। आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जो कि रिपोर्ट बेस्ड है ई फ्यूल पे। यानी अभी जो डीकार्बोनाइजेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे ज़्यादा होते हैं, परिवहन सेक्टर में, उसमें ई फ्यूल की क्या भूमिका हो सकती है इसको रिड्यूस करने में, डीकार्बोनाइज करने में। क्लियर। तो यह वीडियो उसी पे बेस्ड है कि एक्चुअली इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। सबसे पहले देखेंगे इसमें कि ई फ्यूल क्या होता है। आप लोगों ने बहुत सारे टाइप के फ्यूल सुने होंगे। फ्यूल मीन्स ईंधन होता है, जैसे आपने बायोफ्यूल सुने होंगे, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी सुने होंगे, और ई से रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुने होंगे। ई गवर्नेंस हो गया, ई व्हीकल हो गया, है ना, ई व्हीकल हो गया। उसी तरह ई फ्यूल क्या है, क्लियर। उसके बाद में हम देखेंगे कि एक्चुअली यह रिपोर्ट क्या बोलता है, रिपोर्ट क्या कहता है, इसका समरी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। यह क्यों चर्चा में है, न्यूज क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, क्यों यह चर्चा में है। यह इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि जितने भी ग्लोबल एनर्जी है उस पर पॉलिसी वगैरह बनाती है, पॉलिसी सजेशन भी देती है, जो फ्यूचर में एनर्जी के यूज को सस्टेनेबल किया जा सके। मींस जैसे अब ट्रांजिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है, तो आप फ्यूल को किस तरह यूज करेंगे, कौन कौन से फ्यूल यूज करेंगे, किस फ्यूल से ट्रांजिशन किस फ्यूल में जाएंगे कि उत्सर्जन कम होगा, इन सारी चीज पॉलिसी वगैरह बनाती है। दूसरी बात कि बहुत सारे रिपोर्ट भी पब्लिश करती है कि आप ऐसे करें रिसर्च बेसिस। उसी में से एक रिपोर्ट है जो ई फ्यूल के ऊपर है। यह जो रिपोर्ट पर प्रेजेंट किया गया है वह तकनीकी और इकोनॉमिक असेसमेंट किया गया है ई फ्यूल पे, ई फ्यूल टेक्नोलॉजी पे। अब ई फ्यूल टेक्नोलॉजी में आपको पता है कि फ्यूल ईंधन से जो मेनली हम यूज करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे पेट्रोल, डीजल, किरोसन, जेट फ्यूल, है सब क्या है, एक तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से यह बना होता है, हाइड्रोकार्बन, है ना। अब हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा, यानी हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह निकलते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस है, सबसे मेन ग्रीन हाउस गैस है। अब इसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, परिवहन सेक्टर में दो चीज निकालते हैं। एक एविएशन, जो एरोप्लेन चलते हैं उसमें जेट फ्यूल यूज होते हैं, ये भी एक तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और दूसरा शिपिंग इंडस्ट्रीज, मींस शिपिंग में जो हमारे बड़े बड़े वार शिप चलते हैं उसमें भी पेट्रोल डीजल ही यूज होते हैं, मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो इस दोनों से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। तो इनका एम है कि 2030 तक 10% जो भी हम फ्यूल यूज करते हैं उसमें ई फ्यूल का शेयर होना चाहिए। उसी पे रिपोर्ट पब्लिश हुआ है कि यह टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कॉस्ट रिडक्शन यानी मूल्य का थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना पड़ेगा, है ना, तब यह गोल आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी एविएशन सेक्टर और शिपिंग इंडस्ट्री में 2030 तक आप जो भी फ्यूल यूज करते हैं उसमें 10% हिस्सा ई फ्यूल का होता है। अब सवाल वहीं पे आकर रुकता है कि एक्चुअली ई फ्यूल होता क्या है। चलिए अब देखते हैं ई फ्यूल क्या होता है। देखिए ई फ्यूल क्या होता है, अभी हम बताएं आप लोगों को कि ई फ्यूल कुछ नहीं होता, यह फ्यूल जो होता है उसको आर्टिफिशियली ढंग से हम बना दे। जैसे अभी जो फ्यूल यूज करते हैं वह क्या है, अर्थ के क्रस्ट में बायो वगैरह पेड़ पौधे जंतु दबे हुए हैं, उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकल रहा है। जैसे नहीं देखते हैं, एक वीडियो बनाया था कि कृष्णा गोदावरी से तेल का उत्पादन शुरू हो गया, ओएनजीसी कर रहा है। तो क्यों ऐसा हुआ कि बहुत मिलियन साल, मिलियन ईयर पहले अर्थ के क्रस्ट में ये लोग दब गए, पेड़ पौधे दब गए, जानवर दब गए, सारे एक जबने के बाद में मिलियन टेम्परेचर प्रेशर के कारण यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना। अब ऐसा माना जाता है कि आने वाला कुछ समय में यह खत्म हो जाएगा, इसीलिए इसके अल्टरनेट लोग खोज रहे हैं। तो यह क्या है, यह खत्म होने वाला है, यानी एग्जॉस्टेबल
है ना। तो इसे हमने नहीं बनाया, है ना, इसे नेचर ने बनाया। अब इसी तरह का अगर फ्यूल हम बना दे, उसी को बोलते हैं ई फ्यूल। आया समझ में? अब देखिए कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, ठीक, मान लीजिए पेट्रोल डीजल यूज किए, उससे क्या होता है, CO2 इमिशन होता है। एक एग्जांपल दे रहा है, जब CO2 इमिशन होगा इन्वायरमेंट में, या इस CO2 इमिशन को हम क्या करेंगे, CO2 को कैप्चर कर लेंगे या इन्वायरमेंट से कैप्चर कर लेंगे। क्लियर? किसको? CO2 को कैप्चर कर लेंगे, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब दूसरे साइड से हमने क्या किया, वाटर से हम क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस यानी करंट देंगे। वह करंट कहां से आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा, यानी सोलर से आएगा या विंड से आएगा। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, जैसे वाटर टूटेगा तो क्या बनेगा, H2 और O2 में बनेगा। H हमने यहां से ले लिया, यहां से हमने क्या लिया, CO2 हमने कैप्चर कर लिया है, इसको भी हमने तोड़ा, तोड़ने के बाद CO प्लस O2 हो गया, O2 तो ऑक्सीजन चला गया इन्वायरमेंट में, C ले लिया। अब इस दोनों को मिला के हम क्या, हाइड्रोकार्बन बना देंगे, फ्यूल बना देंगे। आया बात समझ में? अब इस फ्यूल को क्या बोलेंगे, ई फ्यूल बोलेंगे। इस फ्यूल को ई फ्यूल बनेगा। अब ऐसे ही अगर हम बना दे किरोसन तो ई किरोसन बोलेंगे, मीथेन तो ई मीथेन बोलेंगे, मीथेनॉल तो ई मीथेनॉल बोलेंगे। अब मीथेन बना दे CH4 है, अब इसको ई CH4 बोलेंगे। अब C तो हम कार्बन डाइऑक्साइड से ले लिए और H इधर से ले लिए। अब हम देखिए, अब यह क्यों फायदा है, चूंकि इससे भी ये तो ई फ्यूल है, ये भी जलेगा तो CO2 निकलेगा ही, है ना। लेकिन इस CO2 को हमने कैप्चर करके इसको बना लिया, तो मीन्स क्या हो गया, हमने कुछ अभी CO2 इन्वायरमेंट से लेके हमने बना दिया, तो CO2 जो साइकिल है वो रह गया, यानी नया CO2 हमने प्रोड्यूस नहीं किया, जिसको बोलेंगे CO2 न्यूट्रल होगा, जो था वही था। क्लियर? अब CO2 फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं, जैसे हमने यहां यूज किया, है ना, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, तो इसी को बोलते हैं ई फ्यूल। आया समझ में? इसी को बोलते हैं ई फ्यूल। यानी क्या होगा कि ये एटमॉस्फेयर से हमने लिया, उसके बाद में फ्यूल मेकिंग किया, फ्यूल बनाया, अब क्या हो जाएगा, CO2 न्यूट्रल हो गया। आ गया समझ में? अब देखिए कि इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा होगा कि इमिशन को रिड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ ना, इन्वायरमेंट में तो कुछ गया नहीं, हमने लेके बनाया, फिर वहां ऐड कुछ तो नहीं किया। दूसरी बात की डीकार्बोनाइजेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को मिनिमम करने का एक ईवी ऑप्शन हो गया। बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, बायोफ्यूल यूज करना है ना, ये सारी यूज करना है, ईवी है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करना है, तो यह एक ये भी ऑप्शन हो गया। दूसरी बात की इलेक्ट्रिक व्हीकल जब हम यूज करते हैं तो उसमें जो बैटरी बनाने के लिए बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल की जरूरत होती है, जैसे कोबाल्ट हो गया, है ना। सो क्रिटिकल मिनरल हमारे यहाँ बहुत कम होता है, हम ज्यादा से ज्यादा बाहर के देशों से मंगाते हैं, तो उसका भी मेन पर्पस क्या होता है, डीकार्बोनाइजेशन करना। तो क्या हो जाए, उसका क्रिटिकल मिनरल का डिमांड कम हो जाएगा जो बैटरी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये सारे फायदे हैं, पॉसिबल बेनिफिट है। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से हम इलेक्ट्रोलिसिस से H2 निकाल लिया, अब इधर से हमने क्या लिया, इन्वायरमेंट से CO2 ले लिया, सिंथेसाइज करके ये फ्यूल बना दिया, सिंपल है। उसी तरह बायोफ्यूल क्या होती है, बायोमास से हमने जो बायो होता है, बायोमास से बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे लकड़ी के टुकड़े हो गए, किचन का वेस्ट हो गया, उसको क्या होगा, गैसिफिकेशन करते हैं, तो उससे हमको निकलता है CH4। अब CH4 मीथेन है तो यूज कर लेते हैं गैस में हम बायोफ्यूल की तरह, लेकिन अब CO2 के साथ CO2 भी निकलता है। अब इस CO2 में से C को लेके इधर इलेक्ट्रोलिसिस से H लेके हमने एक फ्यूल बना दिया, जिसको बोलेंगे ई बायोफ्यूल, है ना। तो इस CO2 को तो हमने, अब इससे भी CO2 निकलेगा, लेकिन इस कम निकलेगा। दूसरी बात, इस CO2 को हमने रख लिया। क्लियर? इसी तरह सिंथेसिस ऑफ कार्बन जो अभी बताया, अब ये दो तरह से, या तो लिक्विड फ्यूल भी बनाया जा सकता है और गैसियस फ्यूल भी बनाया जा सकता है। इसे अमोनिया हम लोग बना लेते हैं, N ले लिया हमने, H हमने इधर से ले लिया और अमोनिया बना लिया, NH3। तो इसी को बोलते हैं ई फ्यूल। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको, ई फ्यूल बोलते हैं। बहुत सारे पॉलिसी है जो जो पॉलिसी रिकमेंडेशन ऑफ द रिपोर्ट, जैसे इससे क्या होगा, स्ट्रेंथिंग CHE रिडक्शन टारगेट को स्ट्रेंथ मिलेगा,
है। ई फ्यूल को स्टिमुलेट डिमांड करेगा, जिससे इंटीग्रेटिंग ई फ्यूल इनटू ब्लेंडिंग मेथड, अब ई फ्यूल को भी मिला के भी हम चला सकते हैं, है ना। अब बहुत सारे के जो इसमें इन्वेस्टमेंट की भी चैलेंज है, एड्रेस चैलेंज फॉर द फोस्टर इन्वेस्टमेंट। सो ए पॉलिसी रिकमेंडेशन है। अब इंडिया में हम बात करते हैं ई फ्यूल के लिए क्या क्या है, तो आपको पता होगा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो हमारे यहाँ चल रहा है, उसका मेन पर्पस क्या है, हाइड्रोजन उत्पादन करना, और वो भी ग्रीन यानी रिन्यूएबल एनर्जी से। मेन क्या है, वाटर से, रिन्यूएबल एनर्जी से, इलेक्ट्रोलिसिस। आपने बचपन में देखा होगा पानी में कोई तार लेते हैं तो करंट लिखता है, वही तो है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो उससे क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब बड़े पैमाने पर चूंकि एनर्जी इंटेंसिव होता है, इसलिए इस एनर्जी को अगर रिन्यूएबल यानी सूर्य सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी से लिया जाए तो हमारे यहाँ क्या है, 5 मिलियन मैट्रिक टन ऐसा डेवलपमेंट करने का इस मिशन के तहत है, ग्रीन हाइड्रोजन, है ना। ये भी हाइड्रोजन मिलेगा। दूसरी बात कि इससे क्या हो जाएगा, नियरली 5 मिलियन मैट्रिक टन एनुअल ग्रीन हाउस गैस कम हो जाएगा, है ना। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी 100% कर दिया गया ऑटोमेटिक रूट से, है ना, फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए, है ना। मीन्स इसमें कोई ज़्यादा लाइसेंस राज वाला बात नहीं होगा, डायरेक्ट आप इसमें कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फॉरेन कंपनी आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज एनर्जी इंटेंसिव है। दूसरी बात कि इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो उस लेवल पे हमारे यहाँ नहीं है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज रिगार्डिंग द ई फ्यूल। तो इसे याद रखिएगा, या जीएस पेपर 3 में एनर्जी में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, लेकिन उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।